तो अब हम समुच्चय को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक हमको समुच्चय में पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन दोनों में कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास। ठीक, आपको जिस भी लैंग्वेज में लिखना हो उसका टॉपिक का जो आपके पास इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ ना, उसको आप एज ए नोट्स जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहे लिख सकते हो आप। अब इंग्लिश में बताने का मेन ये है आपके पास कि आप है ना थोड़ा सा आगे फ्यूचर के लिए भी तैयार रहें। नहीं तो होता क्या है कि आपके पास स्कूल टाइम्स में अगर हिंदी मीडियम से आप पढ़े हो तो आगे है ना दिक्कत करता है आपके पास। ठीक है, तो आगे क्योंकि आपके पास सारा का सारा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, अपना साइंस के स्टूडेंट हो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टर्म्स मालूम होने चाहिए कि किसको क्या कहते हैं, पर इसलिए हम थोड़ा इंग्लिश मीडियम यूज़ करते हैं आपके पास। ठीक, तो वैसे मैं समझा रहा हिंदी में ही हूँ तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने नहीं चाहिए। और आप कॉपी में आप किसी में भी लिखो, बढ़िया होगा कि आप डेफिनेशन को इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखो तो ज़्यादा बेटर आपके पास। ठीक, तो समुच्चय में हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है आपके पास टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार जो आपके पास हैं, तो समुच्चय के प्रकार बताने से पहले जैसे मैंने लिख दिया आपके पास एम्प्टी सेट, नाम से पता चल रहा है, रिक्त या नल सेट भी कहते हैं इसे, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय यहाँ पर उसके नाम को इसलिए दिया गया है रिक्त समुच्चय क्योंकि रिक्त जो है आपके पास यानी ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अव्यय ना हो, कोई भी अव्यय उपस्थित ना हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। पर उससे पहले क्योंकि मैं संख्या को निरूपित करना चाहता हूँ समुच्चयों के लिए, मैं संख्या को निरूपित करना, मैंने कहा कि कोई भी आपके पास अव्यय ना हो, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो संख्या को निरूपित करने के लिए आपके पास एक आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर एक समुच्चय से संबंधित आपके पास है कार्डिनल नंबर। इसका यूज़ हम आगे भी करने वाले हैं तो इसलिए बता रहा हूँ, इसे कहते हैं गणन संख्या। कि ये कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर कुछ नहीं और आपके पास कि जो आपके पास समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या कितनी है। तो सिंपल सा आपके पास है कि एक संख्या जो आपके पास क्या करते हैं, ये कार्डिनल नंबर का अर्थ होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कि आपके पास सेट, आपके पास किसी समुच्चय में कितने अवयव हैं उस संख्या को क्या कहते हैं, हम उस समुच्चय के लिए कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे आपके पास समुच्चय ए के लिए फॉर सेट ए जो कार्डिनल नंबर होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर सेट ए कार्डिनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब उसको इस समुच्चय ए के लिए जो गणन संख्या होगी उसको निरूपित करते हैं। देखो किस प्रकार से रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। जब भी हम एन ए का प्रयोग करें ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, या हम कहते हैं ये ए समुच्चय क्या है, कार्डिनल नंबर। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के रूप में मैंने ए में कहा एलिमेंट हैं ये, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो आपको देखना है इस समुच्चय ए में अव्यय कितने, एक दो तीन, तो यानी इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, थ्री। ये इस प्रकार से बस। ठीक, तो ये कार्डिनल नंबर आपके पास सिंपल सा टॉपिक है आपके पास, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम इस कार्डिनल नंबर को निरूपित करने के लिए बार बार बताएंगे नहीं कि एन ए क्या है, एन बी क्या है। ठीक, कुल मिला के अगर कार्डिनल नंबर की बात करें किसी समुच्चय के लिए तो उसमें अवयवों की संख्या, कितने अवयव, तो ये मैंने इस प्रकार से यहाँ पर अवयव आपके पास है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एम्प्टी सेट की, यानी रिक्त समुच्चय। तो हमारा टॉपिक जो है वो अब यहाँ शुरू करें आपके पास रिक्त समुच्चय। नाम से चल रहा है रिक्त मतलब जिसमें कोई भी अव्यय ना हो, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अव्यय ना हो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। यानी ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अव्यय ना हो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एम्प्टी या नल सेट। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी या नल सेट, यानी कि आपके पास ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अव्यय ना हो क्या हो, उसे रिक्त समुच्चय। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको निरूपित करने के लिए हम क्या करें, करली ब्रैकेट बना देंगे बस, उसके अंदर कोई कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसे नहीं कि आपने उसे जीरो बना दिया, नहीं, ये आपके पास उसका रिप्रेजेंटेशन है, केवल करली ब्रैकेट बना दिए गए हैं। ठीक, इसका अर्थ क्या है, और उसमें कुछ नहीं बनाया मतलब उसके अंदर कोई अवयव नहीं लिखा, मतलब ये रिक्त समुच्चय। या फिर और फाई द्वारा निरूपित किया जाता है, किसके द्वारा निरूपित करते हैं, फाई के द्वारा। आपके पास सिंपल सा आपके पास है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अव्यय ना हो। एग्जाम्पल के रूप मैंने कहा आपके पास, एग्जाम्पल देखो, सेट ए मैंने कहा सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स क्या है, एक और दो के बीच के है, और
x बिलोंग्स टू n है। अब मैंने कहा x ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो 1 और 2 के बीच आए, दोनों शामिल नहीं है, देखो इक्वल टू नहीं है, और साथ में उसको प्राकृत भी होना है, तो इसका इस केस में क्या हो जाएगा ये 5। इसमें कोई भी अवयव नहीं आ रहा है, ए इक्वल टू यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ऐसा कोई प्राकृत संख्या है जो 1 और 2 के बीच में है, नहीं है ना, तो इस टाइम पर ये समुच्चय क्या कहलाएगा आपके पास, समुच्चय ए आपके पास ये कहला रहा है, ये कहला रहा है आपके पास रिक्त समुच्चय, या आपके पास हम इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी या नल सेट आपके पास, ठीक। अब दूसरा जो समुच्चय है वो है आपके पास है सिंगलटन सेट। ध्यान से देखिए बस, सिंगलटन या एकल समुच्चय, वहाँ पर था रिक्त समुच्चय और यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ गया है एकल समुच्चय। अब इसके नाम से पता चल रहा है एकल समुच्चय मतलब जिसमें क्या हो, केवल एक अवयव हो, एक और केवल एक, ठीक है। तो आपके पास ऐसा समुच्चय जहाँ क्या हो, केवल एक एलिमेंट हो, उसे कहते हैं कि आपके पास सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। ए सेट only contains या contains only and only one element is called singleton set। सिंगलटन सेट यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव होता है, उसे कहते हैं एकल समुच्चय आपके पास, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपके पास कोई समुच्चय मैंने कह दिया आपके पास ए है, जहाँ आपके पास क्या क्या यानी आपके पास इस समुच्चय ए के लिए हमेशा क्या होगा, n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 मतलब इसका आपके पास जो गणन संख्या होगी, यानी पास जो इससे पहले जो मैंने आपको बताया कार्डिनल नंबर होगा क्या होगा 1 होता है, यानी केवल एक अवयव है, तो उस टाइम पर आपके पास क्या कहलाता है, वो सिंगलटन। से एग्जांपल के रूप में मैंने कहा ए इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स आपके पास जो आपके पास एक्स का समुच्चय आपके पास है, जहाँ मैंने कह दिया उसी से संबंधित मैंने कहा, यहाँ मैंने कहा 1 और 3 और n जो x है वो बिलोंग्स टू क्या है n। तो देखिए x का जो मान है वो 1 और 3 के मध्य इस प्रकार से है कि x को क्या होना है, प्राकृत संख्या भी होना है। तो a इक्वल टू बताओ 1 और 3 के मध्य कौन सी प्राकृत संख्या आएगी, केवल 2। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सिंगलटन। सिंगलटन का अर्थ क्या है, केवल जिसमें क्या हो एक अवयव आपके पास है, तो उसे कहते हैं आपके पास एकल समुच्चय, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ आपके पास पेयर सेट यानी युग्म समुच्चय, दूसरा आपका तीसरा आपको मैंने कह दिया पेयर सेट या युग्म समुच्चय, तो इससे इसके नाम से तो चल रहा है आपके पास कि इसमें क्या होने वाला है, एक पेयर आने वाला है, मतलब दो अवयव आने वाला है। यानी आपके पास मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ, कार्डिनल नंबर अगर किसी का क्या हो जाए 2 हो जाए, यानी उसमें अवयवों की संख्या, यानी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए इक्वल टू 2। यानी अगर आपके पास अवयवों की संख्या कितनी हो रही है, 2 हो रही है, तो उस टाइम पर वो क्या कहलाएगा आपके पास युग्म समुच्चय या आपके पास पेयर सेट कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में कह दिया पास ए इक्वल टू क्या बोल दिया 2 और 5, तो कितना आ रहा है पास यहाँ पर 2 एलिमेंट हो गए। इस प्रकार का जो समुच्चय होता है उसे कहते हैं पेयर सेट। तो सिंपल सा बस इसी प्रकार से अगर किसी में n होते हैं तो हम कहते हैं उसको n अवयवी समुच्चय या n एलिमेंटिक सेट आपके पास। ऐसे भी आपके पास है, तो मैं इसको आपके पास अवयवों की संख्या पर आधारित भी बता सकते हो। यानी चौथा क्या हो जाएगा, मैंने कहा n एलिमेंटिक सेट यानी n अवयवी, अवयव हैं आपके पास अवयवी समुच्चय। तो इसमें क्या हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाए n अवयव आ जा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आपके पास उस टाइम पर वो कहलाएगा n एलिमेंटिक सेट यानी n अवयवी समुच्चय। ये कार्डिनल नंबर के संबंधित अब मैंने आपको बताया, अगर कार्डिनल नंबर पर आधारित मैं समुच्चय को वर्गीकृत कर रहा हूँ, तो एक तो हो गया रिक्त समुच्चय जहाँ एक भी अवयव नहीं है, एक है सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक हो, पेयर सेट जिसमें 2 हो जाए, और n एलिमेंटिक मतलब आपके पास क्या हो जाए n अवयव हो जाए, किसी समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी हो जाए n, तो उस टाइम क्या कहेंगे n एलिमेंटिक सेट आपके पास, ठीक। अब आपके पास जो समुच्चय के प्रकार हम पढ़ रहे हैं वो फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब इसे कहते हैं परिमित और अपरिमित। आपके पास परिमित और अपरिमित समुच्चय, इसको भी आप नाम समझ सकते हो
सेम कार्डिनल नंबर सिस्टम से संबंधित होगा। देखो, अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो जाए यानी फाइनाइट हो जाए तो समुच्चय कहेंगे आपके पास परिमित समुच्चय। और अगर अपरिमित हो जाए अवयवों की संख्या तो क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। यानी अगर आपके पास संख्या निश्चित है तो फाइनाइट, अदरवाइज क्या कहलाएगा? सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट कहलाएगा। तो इसमें फाइनाइट में जीरो वाला यानी एम्प्टी वाला भी आएगा, क्योंकि वो भी संख्या क्या है? निश्चित है भाई, जीरो है, अवयवों की संख्या नहीं है, ठीक। तो हम कहेंगे ए सेट विच इज एम्प्टी, एम्प्टी वाला भी चलेगा आपके पास, ठीक है। और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो मैंने क्या कहा, या तो वो क्या हो जाए एक सेट इन विच जो क्या हो, विच इज क्या है? एम्प्टी, यानी या तो वो रिक्त हो या फिर क्या हो? कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसमें क्या हो? निश्चित संख्या में क्या हो? अवयव हो। क्या कहलाता है? इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। वो कहलाएगा आपके पास परिमित समुच्चय। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, यानी वो ना तो रिक्त है और ना ही उसमें क्या अवयवों की संख्या निश्चित है, तो क्या कहलाएगा? अदरवाइज वो कहलाएगा के बाद द सेट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। उसे या तो अगर वो रिक्त समुच्चय है या उसमें क्या है? निश्चित अवयवों की संख्या है, तब तो कहला रहा है आपके पास क्या? फाइनाइट यानी निश्चित, ये परिमित समुच्चय। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं है, इन दोनों में से अगर फाइनाइट मतलब वो शून्य वाला भी नहीं है और जो उसमें अवयवों की संख्या वो निश्चित नहीं है, तो उस टाइम पर कहलाएगा वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूँ ए इक्वल टू है, जो भी एग्जाम्पल लगाऊँ, बस मैंने कहा इसको मैं स्वर के लिए कहता हूँ, एक्स इज वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मैंने कहा कि ये जो समुच्चय ए है वो आपके पास क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं वो उनका, तो ये एक निश्चित है कि अनिश्चित, उसमें देना पड़ेगा इसमें अवयव कितने आते हैं। तो ए में आ रहा है ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये निश्चित हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्डिनल नंबर कितना प्राप्त हो रहा है? फाइनाइट मिल रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो गया? 5। तो ये निश्चित है, तो ये कहलाएगा आपके पास ए इज फाइनाइट, फाइनाइट सेट। और अगर मैं बात करूं एन की, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये क्या है? आपके पास ये सभी एक्स का समुच्चय है, जहाँ की एक्स को क्या होना है? एक नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या होना है। तो आपको मालूम है प्राकृत संख्या का केस क्या होता है? प्राकृत संख्या में आपके पास क्या होता है कि यानी एन में आपके पास आएगा 1 2 3 4, इस प्रकार से आगे तक बढ़ता जाएगा। तो यानी आपके पास यहाँ पर इसमें अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित नहीं है, इसलिए आपके पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपके पास अपरिमित। एन इज इनफाइनाइट। तो याद रखना आपके पास सिंपल सा आपके पास टॉपिक है। अगर अवयवों की संख्या निश्चित हो जाए तो परिमित, और अगर अनिश्चित हो जाए तो अपरिमित। जैसे एग्जांपल मैंने ये कहा कि ये स्वरों का आपके पास सेट है ए, तो इसमें मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला स्वर कितने होते हैं? 5। तो इसमें निश्चित है संख्या, जबकि ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय था एन, तो आपके पास उसमें प्राकृत संख्याएं कितनी होंगी? अनिश्चित होंगी, इसलिए आपके पास क्या कह रहा है? इनफाइनाइट सेट आपके पास, ठीक। अब जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो है इक्वल सेट। इक्वल आपको मालूम है क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय। ये आपके पास है समान समुच्चय। अब आपको देखना है कि अवयव जो समुच्चय हैं वो समान कब होंगे। सिंपल सा है, यदि आपके पास दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, मान लो कि ए और बी दो समुच्चय हैं, और यदि ए का प्रत्येक अवयव, ध्यान सुनना, ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव क्या हो जाए? ए में हो जाए, तो उस टाइम पर क्या होगा कि आपके पास ए और बी क्या कहलाएंगे? समान कहलाएंगे बस, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं यदि दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके जो अव्यय हैं वो क्या हो? दोनों के दोनों क्या एक दूसरे में आपके पास हो। मतलब आपके पास हम कहेंगे कि दोनों के दोनों इक्वल कब होंगे? जब दोनों मतलब ए के ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए। मतलब इफ
ए एंड बी आर गिवन सेट्स, ये दिए हुए आपके पास सेट है। ठीक, अब ये ए इक्वल टू बी, देन ए इक्वल टू बी, दोनों के दोनों क्या इक्वल सेट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स। उसके लिए अनिवार्य कंडीशन क्या है, देखो इफ एंड ओनली इफ, ये अनिवार्य कंडीशन मतलब ऐसा तभी संभव है इफ एंड ओनली इफ, ये उसको शॉर्ट में दर्शाया गया है। हम इफ एंड ओनली इफ इतना ना लिख के हम केवल ये अगर ऐसा लिख रहे हैं आई डबल एफ, इसका अर्थ क्या है, इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, पहला तो ये होना चाहिए, और दूसरा सेम ऐसे ही ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए। अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने क्या कहा, ए के सभी अवयव किस में हो, बी में, और दूसरा क्या होना चाहिए, बी के भी सारे अवयव क्या होने चाहिए, ए में होना चाहिए, तब जाके कहलाएगा वो समान। और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि आपके पास टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, अदरवाइज सेट्स आर इक्वल। ठीक है, यानी पास दूसरी डेफिनेशन जो आपके पास है उसके अनुसार टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, ये दोनों के दोनों समुच्चय के कहलाएंगे, ए और बी दो समुच्चय जो हैं वो कहलाएंगे इक्वल। उसके लिए कंडीशन क्या आपके पास, देखो इफ दे हैव, यानी इन दोनों के आपके पास क्या होना चाहिए, हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। अब थोड़ा सा ध्यान दो आपके पास कि अगर वो दोनों के दोनों आपके पास क्या है, उन दोनों में क्या है, एग्जैक्टली एक जैसे अवयव आ रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में कहा, तो एग्जांपल मैंने कहा ए में मैंने कहा 2 3 और बी में कहा 3 2। देखो ए के सभी अवयव, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ठीक है, जितने भी अवयव ए में 2 और 3 उसमें आ रहा है, भले क्रम में मैंने उल्टा लिखा होगा, और बी के भी सभी अवयव क्या हैं। तो इस केस में क्या है, देखो क्योंकि ए और बी के क्या हैं, दोनों इक्वल क्यों कहलाएंगे, क्योंकि दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, सेम अवयव आए हुए हैं। देखो 2 इधर भी तो 2 इधर भी, 3 इधर तो 3 इधर भी, बस यानी पर यहाँ पे क्या कहलाएगा, इस केस में ए इक्वल टू क्या है, बी है। ये एग्जाम्पल आपको, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में हैं और बी के सभी अवयव क्या हैं, ए में हैं, तो इस केस में आपके पास ये दोनों क्या है, समान। और अगर समान नहीं होंगे तब कैसे दर्शाएंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो आपके पास ये आपके पास अनइक्वल के लिए मैं लिख देता हूँ अनइक्वल सेट्स। अगर आपके पास क्या हो रहा है, ए और बी, मैंने कहा एग्जाम्पल से बताऊँ उसको डायरेक्ट, मैंने कहा ये आपके पास था, तो उस दिशा में अनइक्वल सेट को कैसे निरूपित करेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी। अगर आपने देखा कि भाई ए और बी के ए के सभी अवयव बी में नहीं है और बी के सभी अवयव ए में नहीं है, ये भी हो सकता है कि ए के सभी अवयव बी में थे किंतु बी के सभी अवयव क्या थे, ए में उपस्थित नहीं थे, तो उस केस में वो अनइक्वल कहलाएंगे। और अनइक्वल को कैसे निरूपित करेंगे, ये तो निरूपण है इक्वल का और ये क्या है, अनइक्वल का। ठीक, तो ये आपके पास था समुच्चयों के प्रकार, ये क्या था, समुच्चय के प्रकार आपके पास। ठीक, सिंपल सा आपके पास टॉपिक है कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के प्रकार आपके पास। इससे पहले हमने समुच्चय पढ़ा, समुच्चय का निरूपण पढ़ा, 2 रूप में आपके पास, चाहे वो रोस्टर विधि हो चाहे समुच्चय निर्माण विधि आपके पास। और आज जो हमने पढ़ा वो क्या है, वो आपके पास है कि आपके पास समुच्चयों के प्रकार। समुच्चय के प्रकार मैंने कौन से बताया, एक तो है रिक्त समुच्चय जो आपके पास जिसमें कोई भी अवयव न हो, सिंगलटन मतलब एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, फिर आता है युग्म समुच्चय जिसमें पेयर मतलब 2 अवयव होते हैं। ऐसे ही n अवयवी आपके पास समुच्चय भी बताया आपके पास। ठीक, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आया इक्वल सेट। इससे पहले था परिमित और अपरिमित। परिमित मतलब जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो जाए, निश्चित, और अपरिमित जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। तो आपके पास उस प्रकार से होने वाला है। फिर इक्वल सेट तब होंगे जब ए और बी के अवयव क्या हो, समान हो जाएं, यानी ए के सभी अवयव बी में हो जाए, बी के सभी अवयव क्या हो जाए, ए में आपके पास। तो उसको निरूपित कैसे करते हैं, ए इक्वल टू बी के द्वारा। और अगर वो इक्वल नहीं है तो उस टाइम पर हो जाएगा ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे 1.2 को, तो वो हम आगे करेंगे आपके पास। ठीक।